हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। टीचिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि जो टीचिंग के बारे में सही नहीं है, हमें उसके बारे में पता करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग इज मॉडिफिएबल, यानी कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टीचिंग जो है वो औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है, एन आर्ट, ये आर्ट भी है, मतलब एक कला भी है और एक साइंस भी है, एक विज्ञान भी है। या फिर टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, या फिर टीचिंग अन्वेषण है। ठीक है, तो देखिए टीचिंग, सारे ऑप्शंस को वन बाय वन देख लेते हैं। तो मॉडिफिएबल है, बिल्कुल है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि टीचर जो है गलत हो ही नहीं सकता है और आप जो टीच कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले माना जाता था कि टीचर ने जो पढ़ा दिया वही सही है, वही मतलब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स में ये चीजें होती थी। लेकिन अब हम ये मानकर चलते हैं कि टीचर से भी गलती हो सकती है, टीचर खुद एक लर्निंग फेज में होता है, तो टीचिंग में भी सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से भी हो सकती है और इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकती है। अगर आप टीचर से अपने दुख दर्द बांट रहे हैं किसी तरीके के भी, तो भी वो आपको कुछ टीच कर सकते हैं इनफॉर्मली, और वो फॉर्मली अभी आपको टीच कर सकते हैं। टीचर कोई भी हो सकता है, आप कोई भी अडल्ट भी हो सकता है आपका टीचर, आपका बड़ा भाई बहन भी आपका गुरु हो सकता है। मतलब कुछ जिंदगी में केवल वो किताबों से पढ़ना ही पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षण आपको जिंदगी के जीने के तरीकों के लिए भी शिक्षित किया जा सकता है, वहां पर इनफॉर्मल टीचिंग हो सकती है। टीचिंग एक साइंस भी है, एक विज्ञान भी है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिकली चीजें की जाती हैं और ऑब्जेक्टिविटी होती है टीचिंग में, है ना, साइंटिफिक मेथड्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, तो साइंस तो है ही। साथ ही साथ एक आर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि ये कला सबको आती है, ये बहुत ही प्रोफेशनल है। और टीचिंग जो है एक प्रोफेशनल काम है और ये इसमें बहुत ही कला की वो होनी चाहिए, शिक्षण कला आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो कला नहीं है तो आप टीच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टीचिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन जो है टीचिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको और भी जगह पर मिल सकती हैं। जब आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं या फिर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, वहां भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको ऐसे करना है। आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो वहां पे भी लिखा होता है कि आप कूड़ेदान में डालें, ये ना करें, वो ना करें। तो इंस्ट्रक्शन कैन बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग, बट इट इज नॉट टीचिंग, है ना। इंस्ट्रक्शन केवल टीचिंग नहीं है, ये इसका पार्ट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चेंजेस इन बिहेवियर कम्स फ्रॉम। तो जो बिहेवियर में चेंज आता है वो कहां से आता है? वो लर्निंग अलोन, यानी कि अधिगम से आता है। मैचुरेशन अलोन, यानी कि परिपक्वता से आता है अकेले। लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ इन इंपॉर्टेंट अमाउंट, या फिर लर्निंग और मैचुरेशन दोनों से आता है इक्वल इंपॉर्टेंट अमाउंट में, या फिर मैचुरेशन प्राइमरली, या फिर प्राथमिक तौर पर परिपक्वता से। तो देखो अगर इन ऑप्शंस पर जाएं तो सिर्फ लर्निंग से आता है, सिर्फ मैचुरेशन से आता है, ये हम नहीं कहेंगे, ये दोनों से आता है, लर्निंग से भी आता है और मैचुरेशन से भी आ सकता है इक्वल अमाउंट में। तो कह सकते हैं कि लर्निंग एंड मैचुरेशन बहुत। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैंने पहले कराया था आपको, मेरे को याद नहीं है, और उसमें एक बच्चे को डाउट भी था कि एक्सपीरियंस और मैचुरेशन का आई थिंक कुछ मैटर था। तो देखो वैसे तो लर्निंग जो है तीनों चीजों से आ सकती है, वो आपकी बिहेवियर जो में चेंज जो है वो आपका तीनों चीजों से आ सकता है। वो लर्निंग से भी आ सकता है, वो मैचुरेशन से भी आ सकता है, वो एक्सपीरियंस से भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपको कुछ ना कुछ लर्न करा रहा होता है, तो उससे भी वो एक बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो तीनों चीजें ही मैटर करती हैं, लेकिन उस ऑप्शन में शायद एक्सपीरियंस था, या मेरे को भी वो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन याद नहीं है। आई होप कि आप सबको याद हो, जो भी देख रहा हो जिसको उस क्वेश्चन पे डाउट था। तो तीनों ही चीजों से लर्निंग आ सकती है, बिहेवियर आ सकता है चेंज में। लेकिन अब ये बात अलग है कि क्वेश्चन में जो है तीनों ऑप्शन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो मानकर चलते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग और मैचुरेशन दोनों से ही चेंज में बिहेवियर आता है, मतलब बिहेवियर में चेंज आता है। तो लर्निंग जो है वो परमानेंट बिहेवियर में चेंज करती है, मतलब परमानेंट चेंज करती है बिहेवियर के अंदर। और जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर के चेंजिंग पैटर्न्स होते हैं उसमें मेच्योरिटी दिखती है, तो चेंज वहां पर भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है जिसको हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है? देखो जब हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट होती है डेवलपमेंट, है ना, ये मानकर हम चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये ज्यादा हावी है, ये वाली हावी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि उसमें लर्निंग, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कुछ रोल था, तो उसमें ये बताना था कि हेरिडिटी किस हद तक जो है आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो देखो हेरिडिटी कहीं ना कहीं लिमिट लगा देती है ना, कुछ ना कुछ बंदिशें लगा देती है कि इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको
हेरिडिटिकली जीन्स में ही आपके में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि आपके पूर्वजों को भी थी, आपको भी दिक्कत आई है, तो आप उन जीन्स के अकॉर्डिंग वो जो प्रॉब्लम आपके अंदर आई है उसके साथ आप लिमिट हो जाते हैं कि उस लिमिट के अंदर आप इतना ही काम कर पाएंगे, यही चीजें कर पाएंगे, वो लिमिट कर देती है। ठीक है, तो यानी कि लिमिट लगा देती है हेरिडिटी, सीमाएं तय कर देती है, लेकिन कहां तक, वही है ना कि सीमाओं के बावजूद भी आपको अगर एनवायरमेंट अच्छा मिले तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बट ये लिमिट तय करती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप कहां तक जाएंगे डेवलपमेंट के जोन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। डायरेक्शनल टेंडेंसीज, दिशात्मक प्रवृत्तियां, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीक्वेंस, इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ बिहेवियर, या फिर यूनिफॉर्मिटी इन रेट। देखिए, जब कोई बच्चा मैच्योर होता है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी तो आती है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म पैटर्न्स होते हैं, कुछ मैच्योरिटी से रिलेटेड जो होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो इनमें यूनिफॉर्मिटीज रहती है। हालांकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस करता है, लेकिन एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो चलता ही चलता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो कह रहा है विशेषता नहीं है, तो विशेषता होगा कि इससे कोई विशिष्ट बिहेवियर की वो नहीं होती है मैच्योरेशन से, वो कुछ जनरल पैटर्न्स होते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो यूनिफॉर्मिटी होती है, कुछ डायरेक्शंस आपको मिलती हैं, एक सीक्वेंस की यूनिफॉर्मिटी होती है, रेट की यूनिफॉर्मिटी होती है, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है पूरे डेवलपमेंट के फेज में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिटी मतलब व्यवहार की कोई बढ़ती विशेषता को नहीं दर्शाता है मैच्योरेशन। तो ये एक डायरेक्शनल टेंडेंसीज, यूनिफॉर्मिटी इन सीक्वेंस और यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पियाजे बिलीव दैट, पियाजे क्या सोचते थे, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, की लर्निंग जो है वो सीखने की प्रक्रिया में विकास से पूर्व होती है। वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, हम सामाजिक संपर्क और भाषा शुरुआत करते हैं बेसिकली। या फिर नॉलेज इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, या फिर नॉलेज जो है कल्चर के रूप में कंस्ट्रक्ट की जाती है, कल्चर के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है। या फिर हम अपने सेंसरी वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो देखो पियाजे जो है वो कल्चरल और सोशल इंटरेक्शन की इतनी बात नहीं करते हैं, तो ये और ये तो कट जाएगा हमारा। अब ऑप्शन नंबर 1 और डी, ये चीजें उल्टी लिखी हुई है। पियाजे ने कहा है कि पहले डेवलपमेंट होगी, जो वो रेडीनेस की बात करते हैं ना, कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होगा तभी आप उसको कोई काम करा सकते हैं, अगर वो रेडी ही नहीं है तो आप उसकी लर्निंग नहीं करा सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हट जाएगा, जबकि इसमें ये बोला गया है कि लर्निंग जो है प्रीसीड्स डेवलपमेंट, कि बच्चा रेडी हो चाहे ना हो आप लर्निंग करा सकते हैं। लेकिन ये पियाजे नहीं मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए बच्चा, बायोलॉजिकली मैच्योर होना चाहिए, उसके बाद ही लर्निंग वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि वी कैन मैनिपुलेट द सेंसरी वर्ड। ठीक है, हम संवेदी दुनिया में जो है हम हेर फेर या बदलाव कुछ कर सकते हैं, चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो करेंगे, और उसके बाद हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है वो अपने आप ही नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ द लर्नर इज वन ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंसेस इज टू द टीचर्स ऑफ, कि भाई जो रेडीनेस का कंसेप्ट है वो टीचर के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो किस चीज को देखकर आप टीचर को ये रेडीनेस का कंसेप्ट जो है ध्यान रखना चाहिए। तो केजी क्लास पर ही ध्यान रखेंगे, केजी का बच्चा अगर रेडी है तो करना है। ग्रेड 1 पर ध्यान रखेंगे कि ग्रेड 1 का बच्चा जो है, यानी कि क्लास 1 की बात हो रही है, वो अगर रेडी है तो ही आप कुछ करवाएंगे। या कोई भी न्यू एक्टिविटी हो आप उसमें देखेंगे कि बच्चा जो है कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं है। या फिर चिल्ड्रन विद एकेडमिक डिफिकल्टीज, या केवल आप उन बच्चों को रेडीनेस का कंसेप्ट देखेंगे जो एकेडमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहे होते हैं, केवल उन्हीं बच्चों पर देखेंगे कि अभी ये रेडी नहीं है, बाकी बच्चों जाए भाड़ में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये वाली बात है। तो देखिए अभी मैंने आपको रेडीनेस समझाया था ना, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी नई गतिविधि अगर आप क्लास में करा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि सारे बच्चे उसको रेडी हैं करने के लिए नहीं है। अगर आप एक साइंस का एक्सपेरिमेंट चाह रहे हैं तीसरी क्लास के बच्चे से, तो वो बच्चा तो रेडी नहीं है, आप कौन सा साइंस का एक्सपेरिमेंट कराएंगे, आप कैसे उसको O2 CO2 ये सब समझाएंगे, है ना। अगर सिंपल आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कोई वो कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये टर्म्स ही बड़ी ही मतलब डिफिकल्ट टर्म्स है, CO2 O2 को समझना ही, तो आप उसको नहीं करा सकते उस टाइम पे। तो कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि बच्चों के लेवल की है कि नहीं है। अगर वो बच्चों के लेवल की नहीं है तो उस एक्टिविटी को कराने का कोई फायदा नहीं है, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, चैलेंजिंग हो सकती है, बट ज्यादा डिफिकल्ट एक्टिविटीज बच्चों की लर्निंग को हैम्पर करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन इमोशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, एक इमोशन को आप किस तरह से अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, कि हम किस तरह से हम किसी भी सिचुएशन के प्रति प्रक्रिया देते हैं, ये हमारा इमोशन होता है। रिएक्शन टू इमोशनल स्टिमुलस, या फिर कोई भी इमोशनल स्टिमुलस आ गया आपके सामने, आपने उसके, जैसे सपोज आपको दुख हो गया, मतलब कुछ भी ट्रॉमा हो गया, तभी आप रिएक्शन देंगे।
एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फॉर विच द इंडिविजुअल हैज नो एडिक्वेट रेडीमेड रिएक्शंस, या फिर उत्तेजनाओं के जवाब में उत्पन्न होने वाली एक उत्साहित स्थिति जिसके लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त रेडीमेड प्रक्रियाएं नहीं होती है, तब आप इमोशन शो करते हैं। या फिर द डिस्प्ले ऑफ एक्सेसिव बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस स्टिमुलस, है ना। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते इमोशंस को। इमोशंस बेसिक भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हैप्पीनेस, एंगर, फियर, ये सारे आपके बेसिक इमोशंस हैं, है ना। ये किसी भी सिचुएशन में आप आ सकते हैं। आप तय करके नहीं चलते हैं कि नहीं भाई अभी आएगा अभी नहीं आएगा, तो ये नहीं सोच सकते आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप खोकर तो खुश गए हैं, तैयार होके गए कि हम खुश रहेंगे, लेकिन आपको किसी ने कोई ऐसी वैसी बात बोल दी, आप एकदम से आपको गुस्सा आ गया, आप मतलब वो वाली चीजें हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा कि कोई रेडीमेड रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलस आपके सामने आ सकता है जिससे आप एक्साइट होकर कोई भी इमोशनल बिहेवियर शो कर सकते हैं, तो इमोशन ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर। इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, या फिर नॉट नोन, ये हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्टिव तो होंगे नहीं। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है ना कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना है, आप इस सिचुएशन में केवल ये ही करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है ना कि एक सटीक चीजें होती हैं, आप उनसे ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, उसमें कोई बायसनेस नहीं होता है, कोई भी चीज हो जाए। लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस खुद का अपना होता है। मेरे को अगर कोई कहता है कि ठीक है आपको कितना भी गुस्सा आए, आपको शांत रहना है ना, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं शांति रहूंगी। हो सकता है कि मुझे इतना गुस्सा आए कि मैं चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाऊं या मैं कुछ किसी को बोलने लग जाऊं, तो वो सबका अपना अपना होता है। तो इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, व्यक्तिपरक होते हैं, डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किस सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है ना। वस्तुनिष्ठ और इम्पर्सनल ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमोशंस राइज अब्रप्टली बट डाई, मतलब इमोशंस एकदम से फूटते हैं ना, कहते हैं बम एकदम से फूटता है, एकदम से बम फूट जाता है, लेकिन ये मरते कैसे हैं इमोशंस, इनको जाने में कितना टाइम लगता है। आपको सपोज गुस्सा आ गया, एकदम से गुस्सा आ गया, अब इसको जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो सडनली एकदम से चला जाता है, हम सबको पता है कि एकदम से नहीं जाता है। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे जाता है, स्लोली जाता है। आपको गुस्सा आ रहा होगा कि केवीएस वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है ना। कई बार इतना ज्यादा आता होगा कि आपने बुक भी साइड में रख दी, अब दूसरों पे भी गुस्सा निकालो, यार वैकेंसी नहीं निकल रही है, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन इसको शांत होने में फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती है कि हमारा कर्म तो पढ़ाई करना है, वैकेंसी निकालना ना निकलना वो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे शांत होता है ना। धीरे धीरे कोई भी इमोशन जो है वो शांत होता है, मर जाता है, लेकिन वो ऐसे एकदम से नहीं मरता है, चाहे वो लव हो, फियर हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो। तो 9th का आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्विकली और नेवर का तो कोई होगा ही नहीं, एकदम से कुछ भी नहीं शांत होता, इमोशंस होते ही ऐसे हैं। नेक्स्ट है विच इज द मास्टर इमोशन। मास्टर इमोशन किसको बोला जाता है? गुरु भाव सबसे ऊपर है। देखो वैसे इसको जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है, पीडीएफ ही थी कोई, तो वहां से यही ऑप्शंस थे। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सी है डर, या फिर वैसे मास्टर इमोशन शेम को माना जाता है, ठीक है, गिल्ट, शेम जो होता है, और ये शेम क्लोजली रिलेटेड है फियर से, तो हम फियर, इस डर को ही यहाँ पर सही मानेंगे। हैप्पीनेस इज नॉट एन मास्टर इमोशन। मास्टर इमोशंस मीन वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को, ठीक है। तो ये जो डर है ना यही कंट्रोल करता है। मौत का डर सबसे बड़ा डर माना जाता है ना, ठीक है। फियर हो गई, शेम, अब फियर से ही शेम निकलता है। आपको डर है क्योंकि आप सपोज वही वाली बात है ना, आप कोई सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सोशली अनएक्सेप्टेड बिहेवियर जो होता है, जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, आप उस बिहेवियर को करने से डरते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं शर्म महसूस करनी पड़ेगी, गिल्ट आएगा, आपको इस चीज का डर है। तो ये जो डर और शेम है ये कंट्रोल करते हैं आपके सारी चीजों को, मतलब इंसान की जो पूरी हरकतें होती हैं वो उनको कंट्रोल करता है ये इमोशन। फियर हो गया, शेम हो गया, ये आपको कुछ और करने नहीं देगा जो मतलब हम करना चाहते हैं बट स्टिल हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज का डर रहता है। तो ये कंट्रोल करता है आपके बेसिक सारे इमोशंस को, तो ये होता है फियर। इसको मास्टर इमोशन कह सकते हैं। बेसिकली तो शेम ही मिला है मुझे, जहां भी मुझे मिला है, लेकिन आप फियर को भी मान सकते हैं क्योंकि डर जो होता है ना वो शेम से ही क्लोजली रिलेटेड है। आपको डर है किसी चीज का, इसका एक पार्ट हो सकता है शेम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुस्सा तो आपका मास्टर इमोशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आपको हर बार, ऐसा तो नहीं है कि आप डेली गुस्सा कर रहे हैं इसलिए आपकी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। आपका कौन सा इमोशन बाकी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये देखो, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है फियर, यानी कि डर आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।